नमस्कार दोस्तों और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का मैं निखिल भारद्वाज अपने इस YouTube चैनल आयुष्मान भव में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मेरी पूरी आशा है और आपके साथ में मेरा विश्वास जुड़ा हुआ है। और जैसा कि मैंने कल आपसे बताया था कि हम लोग परामर्श और निर्देशन जैसे मुख्य विषय पर, मुख्य बिंदु पर विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। इसी क्रम में हमारी इस नई वीडियो में आपको मिलेगा परामर्श से संबंधित उसके सिद्धांत और परामर्श से संबंधित विभिन्न विधियां, जिसके बारे में आप अच्छे से जान पाएंगे। जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख पाएं और इससे संबंधित परामर्श एवं निर्देशों से संबंधित पहली वीडियो को देख पाएं। आइए अब बातचीत करते हैं इस नए वीडियो में परामर्श के सिद्धांत से। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि परामर्श अपने आप में एक ऐसा विषय है जो प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक होता है। उसके जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर उसको परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। इसी क्रम में आइए समझते हैं परामर्श के सिद्धांत। जो पहला सिद्धांत है परामर्श का, वो सबसे पहला स्थान होता है स्थान का। हमें सबसे बढ़िया स्थान की आवश्यकता होती है। एक ऐसे स्थान की आवश्यकता होती है जिस स्थान पर शांति हो, चित्त एकाग्र हो, शोर ना हो। उस शोर रहित शांतिपूर्ण वातावरण में हम एक अच्छे वातावरण में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, जहाँ पर ऐसा ना हो कि फर्नीचर भी बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पर बैठने की सुविधा हो बहुत अधिक ना हो, बहुत सीमित दायरे में रहते हुए हम उस उचित वातावरण का, उस उचित स्थान का प्रयोग परामर्श के दौरान करते हैं। कौतूहलपूर्ण स्थान पर यदि हम परामर्श करते हैं या परामर्श की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो निसंदेह वहाँ कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है या ऐसा हो सकता है कि परामर्शदाता आपकी बात ठीक से ना सुन पाए या आप अपनी बात परामर्शदाता को ठीक से ना सुना पाए। तो उस स्थिति में उचित परामर्श प्राप्त होना कभी कभी असामान्य हो सकता है। इसी के साथ साथ एक अन्य सिद्धांत जो इसी से जुड़ा हुआ है वो है अवधि। परामर्श के समय हमें अवधि का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए हमें विषय को ध्यान में रखते हुए, हम किस समस्या से ग्रसित हैं, हम किस वातावरण से हमें समायोजन करना है, उस समस्या को ध्यान में रखते हुए हम अपनी उस परामर्श प्रक्रिया की अवधि का निर्धारण करें। अधिकतम 30 से 40 मिनट की परामर्श अवधि काफ़ी होती है। उस अवधि में अगर हम उस समस्या को ध्यान में रखते हुए परामर्श दें और या फिर परामर्श लें तो ये एक उचित अवधि मानी जाती है। इसी के साथ साथ कुछ उत्तरदायित्व भी होते हैं, परामर्शदाता के भी कुछ उत्तरदायित्व होते हैं और जो परामर्श प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, जिसको परामर्श की आवश्यकता है, उसका भी अपना एक उत्तरदायित्व, अपना एक कर्तव्य होता है। उस कर्तव्य के अंतर्गत यदि मैं बात करूं तो वो पहला कर्तव्य है कि हम अपनी पूरी बात परामर्शदाता से कहें, कुछ भी छुपाए ना। इसी तरह से परामर्श देने वाले का भी कर्तव्य है कि वो परामर्श पाने वाले की पूरी बात गंभीरता के साथ, ध्यान के साथ, शांति के साथ सुने। कहीं भी उसको दरकिनार ना करें, कहीं भी उसको ऐसा महसूस ना होने दें कि वो जो बात कह रहा है परामर्शदाता उसको ठीक से सुन नहीं पा रहा है। तो हमें बड़ी ही घनिष्ठता के साथ, बड़े ही मित्रतापूर्ण भाव के साथ उसके विचारों को सुनना है, उसके तथ्यों को सुनना है, उसकी समस्याओं को सुनना होता है। तो इस तरह से यदि हम परामर्श प्रक्रिया में इन आचरणों को अपनाते हैं, इन कर्तव्यों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा परामर्श हम दे पाएंगे और एक अच्छा परामर्श हमें प्राप्त भी हो पाएगा। तो शांतिपूर्वक हमें उसकी बातें सुननी है और शांतिपूर्ण के साथ साथ उसको सुविधा देते हुए भी हमें उसकी बातों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत आ जाता है हमारा आचरण कैसा हो। हमारा आचरण उसके साथ बड़ा ही घनिष्ठ हो, मित्रतापूर्ण हमारा उसके साथ में आचरण हो।
ऐसा ना हो कि हम यदि परामर्श दे रहे हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं अहंकार की भावना आ जाए, कहीं ना कहीं सुपीरियर भाव हमारे अंदर आ जाए कि मैं अपने आप में बहुत कुछ हूँ और सामने वाला कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, उसकी अपनी समस्या है जिसका उसको समाधान नहीं सूझ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकता है। निर्णय उसी को करना है और उस प्रक्रिया से करते हुए उस समस्या से जूझना भी उसको ही है और उस समस्या से बाहर भी उसको ही आना है। तो ऐसा नहीं है, हमें उसके साथ मित्रतापूर्ण तरीके से व्यवहार रखते हुए उसकी बातों को सुनना है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। दूसरी बात है कि उसके द्वारा जो बताई गई बातें हैं वो किसी से शेयर नहीं करनी है। वो उसकी अपनी व्यक्तिगत बातें हैं, वो उसके अपने व्यक्तिगत समस्याएं हैं। उन समस्याओं को हमें किसी अन्य के सामने डिस्कस नहीं करना है, उसकी चर्चा किसी और अन्य से नहीं करनी है, अदरवाइज विश्वास की कमी हो जाएगी। आने वाले समय में उसके भीतर अविश्वास की भावना आ जाएगी और वो आपसे परामर्श नहीं करेगा। तो हमें ये भी बात ध्यान रखनी है कि हम जो भी परामर्श लेने के लिए आ रहा है और वो जिस विषय से, जिस भी समस्या से ग्रसित है, उसकी समस्या को हमें किसी अन्य से उसको व्यक्त नहीं करना है। दूसरी बात है कि चर्चा में कोई आए भी ना। हमें ये भी व्यवस्था रखनी है कि जब परामर्श की प्रक्रिया चल रही हो, जब दो व्यक्ति बैठे हुए हों, समस्या पर विचार विमर्श हो रहा हो, तो उस दौरान कोई तीसरा व्यक्ति वहां पर ना आए और कोई तीसरा व्यक्ति आपकी बात न सुने। तो उस स्थिति का भी हमें ध्यान में रखना होता है। ये कुछ सिद्धांत हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इनको ध्यान में रखते हुए हम यदि परामर्श की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से वह एक अच्छी प्रक्रिया होगी, सैद्धांतिक प्रक्रिया होगी। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि मैं इसमें आपसे विधियों पर भी चर्चा करूंगा। कौन कौन सी विधियां हैं परामर्श की, जब परामर्श की प्रक्रिया चल रही हो तो हमें कौन कौन सी विधियों को अपनाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि किसी एक विधि के बल पर ही हम परामर्श की प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाते हैं। हमें एक प्रक्रिया, एक विधि, दो विधि को एक साथ लेकर चलना होता है, या फिर हम विभिन्न विधियों का भी एक साथ प्रयोग करते हैं। तो वो समस्या के अनुसार है, वो देश काल के अनुसार है। जैसे जैसे हमें लगता है उसी प्रकार से हम विभिन्न विधियों को उस दौरान अपनाते हैं। इनमें से एक विधि है मौन विधि। परामर्श देने वाले को चुपचाप परामर्श लेने वाले की या समस्या से जूझने वाले व्यक्ति की समस्या को सुनना चाहिए शांतिपूर्वक। अगर हम उसकी बात को चुपचाप होकर नहीं सुन पा रहे हैं तो उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, उसकी बात नहीं समझी जा रही है और उसकी बात पर कोई भी विचार नहीं होने वाला है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। परामर्श देने वाले को सदैव उसकी बात को ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक सुनना है और सुनने के साथ साथ उसे समझना है, उस पर विचार भी करना है। दूसरी जो प्रक्रिया होती है या दूसरी जो विधि अपनाई जाती है वो है सामान्य मार्गदर्शन। साधारण मार्गदर्शन आपको करना है और इसके लिए एक एक भाग को हम लोग सुनते हैं और उससे संबंधित परामर्श देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परामर्श देने वाले और परामर्श देने वाले के बीच में एक विश्वास की डोर होती है। उस विश्वास की डोर को मजबूत करने के लिए हमें एक एक पार्ट को सुनते रहना है। जो परामर्श लेने वाला है वो अपनी समस्या से संबंधित कोई एक तथ्य आपके सामने रखेगा और उसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम उसका समाधान या उसकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करेंगे। तो वो फिर धीरे धीरे अपनी संपूर्ण समस्याओं को हमारे सामने रख पाता है। तीसरी जो विधि हम लोग अपनाते हैं वो है विश्लेषण की विधि। जैसे जैसे हम समस्या सुन रहे हैं, शांतिपूर्वक सुन रहे हैं, तो हमें उसका विश्लेषण करना चाहिए, उसको विस्तारित रूप में समझना चाहिए और उसके विस्तार को ध्यान में रखते हुए, उसको विस्तारित करते हुए जितना ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में हम उसकी काउंसलिंग कर पाएँ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा डुबो दें
उसकी उन समस्याओं के तथ्यों में उतने ही तथ्य हमारे पास आते रहेंगे और हम उन तथ्यों का विश्लेषण करते हुए, उन तथ्यों को समझते हुए उसको एक सही समाधान देने का प्रयास कर सकते हैं। और यही एक उचित विधि के रूप में विश्लेषण विधि मानी जाती है। इसी के साथ साथ एक अन्य विधि विवेचना के माध्यम से भी हम परामर्श की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। उसकी बात सुनने के बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने उसकी बात सुन ली लेकिन हम कुछ निष्कर्ष ना निकाल पाए, तो फिर वो परामर्श की प्रक्रिया व्यर्थ है। यदि हम उस निष्कर्ष पर पहुंच पा रहे हैं, किसी एक निष्कर्ष को हम लोग ध्यान में रख पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो परामर्श की प्रक्रिया अच्छी प्रक्रिया मानी जाएगी और विधि सम्मत प्रक्रिया मानी जाएगी। इसी के साथ साथ एक विधि है स्वीकृति विधि। स्वीकृति का मतलब है कि हम आपसे सहमत हैं, आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक है, हम आपसे सहमत हैं। परामर्श लेने वाला जब अपने तथ्यों को हमारे सामने रखता है, अपनी समस्या को हमारे सामने रखता है, तो बीच बीच में हमें उसे सहमति प्रकट करनी चाहिए। हाँ, हम आपकी बात समझते हैं, हमें ऐसा लगता है कि आप ठीक हैं। तो इस तरह के जब भाव हम उसे देना शुरू करेंगे, उसकी समस्या से जुड़ने का प्रयास करेंगे, तो वहाँ पर जो परामर्श की प्रक्रिया होगी वो एक अच्छी प्रक्रिया हो जाएगी। हम उसे मान्यता प्रदान करें। मान्यता विधि भी इसी स्वीकृति से ही संबंधित है, लेकिन स्वीकृति से थोड़ा अधिक है। स्वीकृति में है कि हम आपसे सहमत हैं, लेकिन मान्यता के अंतर्गत स्वीकृति तो स्वतः ही हो जाती है। जैसे ही हमने उसकी बात का अनुमोदन कर दिया, तो उसे स्वीकृति के साथ साथ हमारी मान्यता भी प्राप्त हो गई। उसके तथ्य को यदि हमने स्वीकार किया और स्वीकार करने के साथ साथ उसमें अपने तथ्यों को जोड़ते हुए उसका अनुमोदन भी कर दिया, तो इस तरह से हमने उसकी बात को एक तरह से मान्यता दी और उस मान्यता को प्राप्त करते हुए वो परामर्श की प्रक्रिया हम आगे बढ़ा पाएंगे और एक अच्छे निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच पाएंगे। इसी के साथ साथ एक अन्य विधि भी है जिसको कहते हैं विश्वास विधि। विश्वास, मान्यता और स्वीकृति, ये तीनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे ही हम उसकी बात को स्वीकार करते हैं, जैसे ही हम उसकी बात का अनुमोदन करते हैं, तो स्वतः ही विश्वास की डोर बंधनी शुरू हो जाती है। उसके अंदर भी एक विश्वास की भावना आ जाती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उस कॉन्फिडेंस के बल पर जब उसकी बात का अनुमोदन हो जाता है, तो फिर वो एक उचित निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। तो मान्यता हमें हर बात की नहीं करनी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस बात से हम सहमत होते हैं और सहमत होने के साथ साथ हमें भी ऐसा लगता है कि वही ठीक भी है, उसकी समस्या से रिलेटेड होने के कारण वही पूरी तरह से ठीक है, तो हमें बीच बीच में उसका अनुमोदन भी कर देना चाहिए। सही बातों का अनुमोदन करें तो उससे विश्वास बढ़ेगा तो उसका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा तो वो फिर निर्णय लेने में सक्षम होगा, वो कार्य करने में सक्षम होगा, वो स्वयं को जानने में सक्षम होगा और हम भी एक उचित समाधान, उसकी समस्या से रिलेटेड उचित समाधान देने की एक स्थिति में पहुंच पाएंगे। तो इस तरह से ये परामर्श से संबंधित जो विधियां थीं, जो उसके सिद्धांत थे, वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ में चर्चा की है। और इससे पहले की जो भी जानकारी है वो आपके मेरे पार्ट 1 में, परामर्श एवं निर्देशन पार्ट 1 में आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप मुझे कमेंट के माध्यम से भी बताएं। इससे आगे हम लोग निर्देशन की भी चर्चा करेंगे और निर्देशन क्या होता है, उसकी कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, विधियां हैं, कौन से उसके सिद्धांत हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके लिए आप यूं ही मेरे साथ में बने रहें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष्मान भव।